हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ऑडिटिंग में हमने चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 4 तक कंप्लीट किया था। आज हम इसका देखेंगे पार्ट 5। तो आज ही बिना देरी करे इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हम देखेंगे कंपनी अंकेशक जो कंपनी ऑडिटर है उसका अपॉइंटमेंट किस तरीके से किया जाता है, राइट्स, ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर, ये सब हम देख रहे हैं। और ये जो ऑडिटिंग के लेक्चर्स हैं ये हम जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और हमने जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछे थे, तो आज ये सबसे पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये तो साइड में हो जाओ, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए थे, ये नहीं, ये वाले नहीं, ये पहले वाले थे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने एक ही क्वेश्चन दिया था आपको और वो ये वाला दिया था, ठीक है। तो हमने दिया था कंपनी अधिनियम 1956 की किस धारा के अनुसार केंद्र सरकार के पास एक निश्चित अवधि तक विशेष परिस्थिति में विशेष लेखा परीक्षक को निर्देशित करने का अधिकार होता है। ये डीएलबी जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी की जगह इसको कर लीजिए बी, इसको कर लीजिए सी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 233 ए के अंदर होता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। आज ये नेक्स्ट चलते हैं आज के लेक्चर पे, आज की क्लास पर। देखिए यहाँ तक हमने इससे पहले तक हमने पढ़ लिया था। अब उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। देखिए अध्याय 9 किससे बात कर रहा है? धारा 128 से लेके 138 तक कंपनी की लेखा पुस्तकें, जो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनके बारे में आर्टिकल कौन से 128 से लेके 138 तक कंपनी की जो बुक्स हैं उनके बारे में बताया गया, अकाउंटिंग बुक्स, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। आज हम धारा को देखते हैं। देखो धारा 128 में क्या दे रखा है? कंपनी की लेखा पुस्तकों का रख रखाव, ठीक है। जो कंपनी की जो अकाउंटिंग बुक्स होती है उनको किस तरीके से रख रखाव किया जाता है, किस तरीके से संरक्षित किया जाता है, ठीक है। कितनी समय अवधि तक आपको उनको कंजर्व करके रखना पड़ता है, उसके बाद आप उन्हें डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम धारा 128 में देखेंगे। धारा 129 वित्तीय विवरणों का प्रारूप, ठीक है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनका किस तरीके से आप प्रारूप तैयार करेंगे, ठीक है। कौन सी चीज़ कहाँ होगी, ये 129 के अंदर है। धारा 132 राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण की स्थापना, ठीक है। नेशनल फाइनेंशियल, ठीक है, प्रतिवेदन प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। तो ये थोड़ा सा हम देखेंगे इसको 132 में। 133 केंद्र सरकार की अनुमति से लेखा मानक जारी करना। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो जारी किए जाते हैं, ठीक है, तो वो किसकी अनुमति से किया जाता है? केंद्र सरकार की अनुमति से किया जाता है। आर्टिकल नंबर 133 में हम इनके बारे में देखेंगे, ठीक है। ये दो तरह के स्टैंडर्ड्स हमने देखे, ठीक है। एक तो होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और दूसरे होते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। दोनों में एएस है, पर आप ये थोड़ा ध्यान से दें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड दोनों केंद्र सरकार की अनुमति से ही आप इनको जारी करते हैं, ठीक है। और ये 135 निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है। तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हम देखेंगे इसमें सीएसआर कितना 2%, जो भी आपका लास्ट 3 ईयर्स का नेट प्रॉफिट निकल के आएगा उसका 2% आप किस पर खर्च करेंगे? सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर खर्च करेंगे। तो इसके पूरे प्रोविजंस हम देखेंगे आगे चल के, है ना। 138 में आंतरिक अंकेक्षण, जो इंटरनल ऑडिट होती हैं ये किसके द्वारा की जाती है? ये कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा ही की जाती है। इसके लिए अलग से कोई ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जाता। ये हमने पीछे देखा था इसको, ठीक है। तो ये सारे हम आर्टिकल्स इसमें पढ़ेंगे। आ जाइए इसको पढ़ते हैं। देखिए धारा 128 में क्या है? कंपनी की लेखा पुस्तकों का रखरखाव, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट देखेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से किया जाता है? जैसे जो लेखा पुस्तकें होती हैं उनसे संबंधित प्रमाणक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, है ना, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है उसमें रखे जाएंगे, या भारत के किसी अन्य स्थान पर भी रखे जा सकते हैं, परंतु उसके लिए क्या होगा? वो ऑथराइज होना चाहिए, ठीक है। भारत के किसी और स्थान पे आप रख रहे हैं तो उसके लिए आप क्या है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, संचालन मंडल होता है, उसमें आपको सूचना देनी पड़ेगी और वहाँ से वो सूचना देगा किसको? रजिस्टर्ड ऑफिस को, ठीक है। किसको देगा? ROC को इसकी सूचना देनी पड़ती है, जो कि 7 दिन के भीतर देना आवश्यक होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो लेखा पुस्तकें हैं, ठीक है, उनसे संबंधित जितने भी प्रमाणक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में रखे जाएंगे। इसके अलावा भारत के किसी अन्य स्थान पर भी रख सकते हैं, ठीक है। जो संचालन मंडल, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निर्धारित करेगा और उसकी सूचना को किसको देगा? रजिस्ट्रार ऑफिस को देगा, ROC को देगा। कितना? 7 डेज के अंदर, 7 डेज,
ठीक है, ये ध्यान रखना 7 डेज, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। 7 दिन के भीतर भीतर दी जानी आवश्यक है। लेखा पुस्तक है उपार्जन आधार, ठीक है, जो भी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ठीक है, तो इसमें जो एंट्री की जाती है वो एक्रूअल बेसिस पे की जाती है, उपार्जन आधार पे की जाती है। मतलब सिंपल सा मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आप हो, जैसे आप ए हो, ठीक है, आपने क्या है ट्रांजेक्शन किया राम के साथ में, ठीक है, आपने बोला कि भैया राम तुम मेरा ये फर्नीचर खरीद लो। राम ने बोला ठीक है खरीद लेता हूँ, तो राम ने आपसे ये फर्नीचर खरीद लिया। पर राम ने क्या बोला, भैया मैं इसकी पेमेंट है ना आपको दूंगा अगले महीने, ठीक है, नेक्स्ट मंथ दूंगा। तो अब क्या है, फर्नीचर तो आज आपने 1 तारीख को 1/1/2023 को बेच दिया है, ठीक है, 2023 को 1/1/2023 को बेचा, परंतु राम ने पेमेंट अभी आपको नहीं करी है, वो कब करेगा, नेक्स्ट मंथ करेगा। तो अब क्या होगा, आपने जो ट्रांजैक्शन किया वो तो आज कर दिया, पर आपको इसके लिए कोई पैसा रिसीव नहीं हुआ। तो अब आप इसकी एंट्री आज करोगे या जिस दिन पैसा रिसीव होगा तब करोगे? तो जिस दिन आपने जो भी कार्य किया है उसी दिन उसको रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है। तो उसे बोलते हैं उपार्जन आधार एक्रूअल बेसिस, ठीक है। अब आपको पैसा जब आएगा तब आप उसको बाद में एंट्री कर लेंगे, पर अभी तो आप ट्रांजेक्शन की एंट्री जरूर करेंगे, ठीक है। आपने फर्नीचर सेल आउट किया ये जरूर दिखाएंगे, ठीक है। दूसरा दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, लेखा पुस्तकें हैं, उसके अंदर आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। मतलब कि एक साइड तो आप डीआर बैलेंस को दिखाएंगे और दूसरी साइड आप सीआर बैलेंस को दिखाएंगे, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस को आप दिखाते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम पर रखी जाएगी, ठीक है, ताकि लेखा पुस्तकें में वित्तीय विवरण सही व उचित छवि ट्रू एंड फेयर व्यू प्रस्तुत कर सके। शाखा कार्यालय से संबंधित लेखा पुस्तकों का सारा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय उस स्थान पर भेजा जाएगा जहां लेखा पुस्तकें रखी जाती हैं। कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष से तुरंत पूर्व की कम से कम 8 वित्तीय वर्ष की लेखा पुस्तकों को क्या है संभाल कर रखना पड़ता है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, 8 ईयर, ठीक है। अब जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रखा जाएगा संभाल के, वो कब तक रखा जाएगा, 8 ईयर्स तक संभाल के रखा जाएगा। 7 दिन क्या था, 7 दिन में आप है ना जहाँ भी आप जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को रख रहे हैं, चाहे कंपनी का कोई पंजीकृत कार्यालय हो या भारत का किसी अन्य स्थान पर रख रहे हो, तो उसकी सूचना आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आज ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए धारा 129, ठीक है। देखो पीछे वाले जो ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ना, इन्हीं में से क्वेश्चंस बनेंगे, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। एक्रूअल बेसिस क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उन्हें कितने वर्षों तक आपको संभाल के रखना पड़ता है, ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस को कितने दिन के अंदर भीतर आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड। और बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा हो गया, आर्टिकल 128, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा ये धारा देखिए 129, ठीक है। आर्टिकल 129 में क्या दे रखा है, वित्तीय विवरणों का प्रारूप, फॉर्मेट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे उसका फॉर्मेट किस प्रकार का होगा, ये कौन सी धारा में पता चलता है, धारा 129 में हमारे को पता चलता है, ठीक है। तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से बनाए जाए जिससे कंपनी का ट्रू एंड फेयर व्यू आपके सामने निकल कर आए, ठीक है, उसकी सही पिक्चर, ट्रू एंड फेयर का मतलब है सही पिक्चर आपके सामने आना, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंपनी को बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है, वो चीज़ नहीं, अच्छा तो दिखाना मैनिपुलेशन में आ जाएगा, ठीक है। जब आप उसकी सही और ट्रू पिक्चर दिखाएंगे तो आप उसकी अच्छाई भी बताएंगे और उसकी कमियां भी बताएंगे, इसको बोलते हैं ट्रू एंड फेयर, ठीक है। अरे धारा 133 में देखिए लेखा मानकों का पालन, कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का फॉलो करना, सेक्शन 133 के अंदर ये बताया गया है, ठीक है। इसमें शेड्यूल कौन सी, थर्ड शेड्यूल के प्रारूप के अनुसार फॉर्मेट ऑफ शेड्यूल 3 हो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जो भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, लेखा मानकों को फॉलो करेंगे, तो वो कौन से शेड्यूल में दे रखी, शेड्यूल 3 के अंदर दे रखी है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। धारा 132 राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण, है ना, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, केंद्र सरकार के द्वारा, अपन ने इसके बारे में पीछे भी पढ़ा था कि जितने भी जो मार्गदर्शन है, सुझाव है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड, तो वो कौन जारी करता है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ही उनको मंगाती है, फिर उनको जारी करती है, ठीक है। तो लेखा मानकों व अंकेशक मानकों से संबंधित मामलों में मार्गदर्शन सुझाव हेतु राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण का गठन किया गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। धारा कौन सी हुई, धारा कोई 132, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, कहाँ गए अपन, 135, ठीक है। यहाँ देखिए धारा 135 135 में क्या दे रखा है, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, जितने ज़्यादा स्टार मार्क कर सकते हैं वो कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ इंपॉर्टेंट भी लिख लीजिए,
क्योंकि देखो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सी धारा में दे रखा है, धारा 135। ठीक है, सबसे पहला क्या पॉइंट हो जाएगा, आर्टिकल 135। ठीक है, इसमें दे रखा है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है आर्टिकल 135। ठीक है, निम्नलिखित में अब कौन कौन सी कंपनियों को कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो उनके लिए दायित्व है, ठीक है, उसको फॉलो करना होगा, अनिवार्य है। ठीक है, तो ये कंपनियां हैं, अगर उन किसी कंपनी ये वाली कंडीशन फॉलो करती है तो उसे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, देखो सिंपल सा है कि जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, कॉर्पोरेट जगत है, जो भी बिजनेस है, एंटिटीज़ है, ठीक है, तो इनका क्या है, समाज के प्रति कुछ उत्तरदायित्व है। कैसे कि अब इन्होंने देखो जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, उनका दोहन कर करके काफ़ी पैसा कमाया है। तो अब समाज की जो वंचित वर्ग है, ठीक है, बहुत ही डिप्राइव्ड सेक्शन है, तो उनके लिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके समाज के उत्थान के लिए ये कुछ पैसा खर्च करें। तो सरकार ने CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आई है। जो भी उनका नेट प्रॉफिट होता है उसका 2% इनको CSR के रूप में खर्च करना होगा एक साल में, एक इन ए फाइनेंशियल ईयर। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, तो पहला क्या है, शुद्ध संपदा। जो किसी भी कंपनी की नेटवर्थ अगर 500 करोड़ या इससे ज़्यादा है तो उसे CSR का गठन करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, समिति का गठन करना पड़ेगा, जिसका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 1000 करोड़ या इससे ज़्यादा का है। ठीक है, नेटवर्थ कितनी होगी, 500 करोड़ की, टर्नओवर कितना होगा, 1000 करोड़ का, नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 5 करोड़ रुपए का। ठीक है, या इससे ज़्यादा, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। नेटवर्थ 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर है शुद्ध लाभ, तो उसको CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी के एस्टेब्लिशमेंट करनी पड़ेगी, और इसके अकॉर्डिंग उसको लास्ट 3 ईयर्स का जो भी नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा उसका 2% इनके लिए खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए नोट यहाँ पर है कि निर्देशकों की एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें 3 या अधिक निर्देशक होंगे। ठीक है, जिसमें से कम एक स्वतंत्र निर्देशक होगा। समिति के द्वारा शेड्यूल 7 में वर्णित उद्देश्य, अब देखो शेड्यूल 7 जो दे रखी है, ठीक है, शेड्यूल 7, ये शेड्यूल 7 याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में कौन से शेड्यूल में लिस्ट दे रखी है। तो शेड्यूल 7 में वो लिस्ट दे रखी है जहाँ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो पैसा है 2% वो खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये उद्देश्य बता रखे हैं। इन पर पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कितना, 2% राशि, है ना, ये थोड़ा सा याद रखना, औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% राशि खर्च किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इस पेज को अच्छे से याद करें, यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब अगली धारा 138, आंतरिक अंकेक्षण, इंटरनल ऑडिट। ठीक है, अब इंटरनल ऑडिट अपन ने पीछे पढ़ाई था, किसके द्वारा किया जाता है, जो कंपनी के कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसके लिए अलग से कोई ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। आ जाइए, फिर भी इसको पढ़ देता हूँ आपको। देखो, आंतरिक अंकेक्षण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का भाग है, जो संस्था के लेखा पुस्तकों व क्रियाकलापों का पूरा निरीक्षण होता है। ठीक है, जो भी संस्था ने जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो उनकी वर्क्स हैं, उसका क्या होता है, पुनः निरीक्षण, वापस से जाँच करना कि उन्होंने जो एंट्रीज किए, ट्रांजेक्शन किए हैं, वो सही किए हैं या गलत किए हैं। ठीक है, तथा साथ में यह कार्य संस्था के ही किसी कर्मचारी के द्वारा निरंतर रूप से किया जाता है। इसके लिए किसी पेशेवर अंकेक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आंतरिक अंकेक्षण का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, क्या होता है, व्यवसाय के प्रबंधकों को यह विश्वास दिलाना कि उनके द्वारा लागू की गई आंतरिक निरीक्षण प्रणाली प्रभावशील है। यह निर्धारित करना कि व्यवसाय में किए गए सभी व्यवहार अधिकृत हैं। ठीक है, सबको सब वैलिड रूप से सारे कार्य किए गए हैं। छल कपट, अशुद्धियों को खोज करना, अशुद्धियों को रोकना व ज्ञात करना। ठीक है, वैधानिक अंकेक्षण को सुगम बनाना, संपत्तियों के लेखे एवं सुरक्षा की व्यवस्था की जांच करना, संस्था की कार्य क्षमता में वृद्धि करना। तो ये क्या होगा, इसके कार्य हो गए। देखिए, आंतरिक अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र। अब आंतरिक अंकेक्षण का जो कार्य क्षेत्र है, GSA 610 के अनुसार आंतरिक अंकेक्षण का क्षेत्र तथा उद्देश्य संस्था के आकार तथा संरचना एवं उसके प्रबंध की अपेक्षाओं पर निर्भर करता है तथा व्यापक तौर पर भिन्न होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आंतरिक अंकेक्षण निम्न क्षेत्रों में से एक या अधिक कार्यरत हो सकते हैं। पहला कौन सा होगा, लेखा तंत्र तथा संबंधित आंतरिक अंकेक्षण की समीक्षा करना, वित्तीय तथा क्रियात्मक सूचनाओं के प्रबंधन हेतु परीक्षण करना, या फिर मितव्यय कार्यक्षेत्र या किसी संगठन के गैर वित्तीय नियंत्रणों सहित क्रियाकलाप की प्रभावों
उत्पादकता होती है उसका परीक्षण तथा भौतिक परीक्षण तथा सत्यापन करना। ठीक है, तो फिजिकल देखो इंटरनल ऑडिटिंग क्या होगी, इंटरनल ऑडिट में वो सारी चीज़ें की जाएंगी जो किसी ऑडिट में की जाती हैं। ठीक है, इंटरनल ऑडिट भी सेम ऑडिट की समान ही होती है, बस इसमें यह है कि संस्था के कर्मचारियों के द्वारा जो संस्था के रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी जांच परीक्षण इस तरीके से की जाती है कि वो बिल्कुल जिससे ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा सके। ठीक है, कोई कपट कोई छल कपट तो नहीं हो रहा है ना, कोई कमी तो नहीं रह गई, वो सब जांचने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये भौतिक परीक्षण का भी सत्यापन कर सकते हैं, ये वाली बात करा है। तो देखिए निम्नलिखित कंपनियों में आंतरिक अंकेक्षण करवाना अनिवार्य हो जाएगा। तो ये निम्नलिखित कंपनियां कौन कौन सी हैं और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इन पॉइंट को याद रखना है कि निम्नलिखित कंपनियों के अंग जो इंटरनल ऑडिट करवाना अनिवार्य है तो कौन कौन सी कंपनी है, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी। ठीक है, एवरी जो लिस्टेड कंपनी है उन सबको क्या होता है इंटरनल ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है, अनिवार्य हो। ठीक है, सार्वजनिक असूचीबद्ध अगर कोई पब्लिक कंपनी है पर वो अनलिस्टेड है तो भी उसे करवाना पड़ेगा। ठीक है, सार्वजनिक जमाएं अगर कोई कंपनी है जो पब्लिक डिपॉजिट्स लेती है और जिसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ या इससे ज़्यादा का डिपॉजिट्स हुए हैं तो वो उसको इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, प्रदत्त अंश पूंजी पेड अप शेयर कैपिटल प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ रुपए इससे ज़्यादा का रहा है तो उसको भी इंटरनल ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो देखो पब्लिक जमाएं कितनी 25 करोड़ रुपए की और पेड अप शेयर कैपिटल कितनी 50 करोड़ रुपए की। ये थोड़ा सा मतलब आप भूल मत जाना, याद रख लेना। ठीक है, अगर कोई कंपनी है जो बकाया ऋण या उधारी देती है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरिंग्स में डील करती है और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उसने 100 करोड़ रुपए इससे अधिक का उस पर लोन बकाया है। ठीक है, ऐसे मतलब काम है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का काम है या बोरोइंग्स देने का काम है तो उस कंपनी को भी इंटरनल ऑडिट करवानी पड़ेगी। क्या किसी कंपनी का टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 200 करोड़ या इससे ज़्यादा का है तो उसे भी इंटरनल ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो इन पॉइंट्सों को याद रख लेना, ये 5 पॉइंट है जहाँ पर आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, 5-6 पॉइंट है जो भी है इनको याद रख लें। अब देखिए निजी असूचीबद्ध कंपनी यदि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी हो जाती है तो उसको भी इंटरनल ऑडिट करानी पड़ेगी। वो तो अपने पब्लिक कंपनी को देखा, अब ये प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब निजी कंपनी का बकाया ऋण उधारी, ठीक है, आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कितना 100 करोड़ रुपए का और पब्लिक कंपनी में कितना था 50 करोड़ रुपए का, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा पेड अप शेयर कैपिटल था वो तो 50 करोड़ रुपए का, सॉरी, तो आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरिंग्स कितना है 100 करोड़ रुपए का ही है इसका भी, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। दोनों का सेम ही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक हो या प्राइवेट हो दोनों का 100 करोड़ रुपए का ही है। टर्नओवर देखा जाए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 200 करोड़ रुपए या अधिक का, ठीक है, और वहाँ पे भी टर्नओवर कितना था, टर्नओवर 200 करोड़ रुपए का ही था जो अपन ने देखा था, ये रहा टर्नओवर 200 करोड़ या इससे ज़्यादा का। ठीक, और जो यहाँ पर अंकेशक की नियुक्ति संचालन मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा की जाती है। वह अपनी अंकेशक रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट भी संचालन मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देता है। आंतरिक अंकेशक इंटरनल ऑडिट CA/CMA बोर्ड के द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। कंपनी का कर्मचारी भी आंतरिक अंकेशक इंटरनल ऑडिटर के रूप में नियुक्त हो सकता है। ठीक है, परंतु इसमें क्या है, जो इंटरनल ऑडिट होता है उसको क्या है, उसको अपॉइंट तो कर लेते हैं पर वो मेन ऑडिटिंग अलग करता है और इंटरनल ऑडिट अलग करता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, आंतरिक अंकेक्षण इंटरनल ऑडिट व्यष्टि फर्म ये समामेलित संस्था भी हो सकती है ना, प्राइवेट कंपनियों में, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, धारा 177, अब देखो धारा 177 किससे बात कर रही है, अंकेक्षक समिति ऑडिट कमेटी की बात कर रही है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑडिट कमेटी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑडिट कमेटी से धारा कौन सी होगी 177 होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित कंपनियों में अंकेक्षक समिति का गठन करना अनिवार्य है। ऑडिट कमेटी की बात कर रहे हैं, ऑडिटर की बात नहीं कर रहे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी एवरी लिस्टेड कंपनी को एक ऑडिट कमेटी की स्थापना करनी पड़ेगी। दूसरा, सार्वजनिक असूचीबद्ध कंपनी जो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी की दशा में निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी होती है इन तीनों में से, ठीक है, तो उसको भी इंटरनल ऑडिट कमेटी की स्थापना करनी पड़ती है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, ये अब ठीक है। ठीक है, सार्वजनिक असूचीबद्ध कंपनी है ना, एवरी लिस्टेड कंपनी को करना पड़ेगा ऑडिट कमेटी की स्थापना, और एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी को भी ऑडिट कमेटी की स्थापना करनी पड़ेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए यहाँ पर, ये अपन ने पूरा कर लिया है। अब देखिए इसमें, अब जो पब्लिक अनलिस्टेड कोई कंपनी है मान लीजिए, उसकी दशा में क्या होगा,
पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी की दशा में ये वाली अगर कंडीशन कोई फुलफिल करता है तो उसको भी ऑडिट कमेटी की स्थापना करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन क्या हो गई, पेड अप शेयर कैपिटल, जो प्रदत्त अंश पूंजी है वो कितनी 10 करोड़ या इससे अधिक है तो उसको क्या हुआ, इंटरनल ऑडिट कमेटी की स्थापना करनी पड़ेगी। टर्नओवर है अगर 100 करोड़ रुपए है इससे ज़्यादा का तो उसको भी इंटरनल ऑडिट कमेटी की स्थापना करनी पड़ेगी। और अगर बकाया है आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स एंड प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ या इससे अधिक है, संचालन मंडल है ना, देखो आउटस्टैंडिंग बोरोइंग इस वाले में था यार, मेरे को ये वाली चीज़ ज़्यादा रहती है, ठीक है, तो चलो कोई नहीं, कन्फ्यूजन हमें भी हो जाता है कभी कभी। संचालन मंडल के द्वारा अंकेक्षक समिति ऑडिट कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें कम से कम 3 निर्देशक होंगे व अधिकांश निर्देशक स्वतंत्र निर्देशक होंगे, है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है तो उसमें कितना आउटस्टैंडिंग बोरोइंग 50 करोड़ रुपए का है, टर्नओवर 100 करोड़ रुपए का है, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है 10 करोड़ रुपए की है। इन डेटा को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अंकेक्षक समिति के क्या कार्य होंगे, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन करना, अंकेक्षक के कार्य में स्वतंत्रता की समीक्षा करना, ठीक है, अंकेक्षक की नियुक्ति। अभी क्या है, जो अंकेक्षक समिति है एक ऑडिट कमेटी बनाई गई है जो ऑडिटर पे नियंत्रण रखती है, उसका मूल्यांकन करती है, उसके कार्य में स्वतंत्रता की समीक्षा करती है, उसकी नियुक्ति व उसके परिश्रम संबंधी शर्तों पर सुझाव देती है, ठीक है, उनकी जो निगमित ऋण होते हैं, ठीक है, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं, उनकी जांच करती है। तो इस तरह के कार्य करती है सारी, ठीक है, यहाँ पढ़ भी देता हूँ। अंकेक्षक के कार्य में स्वतंत्रता की समीक्षा करना, अंकेक्षक की नियुक्ति, पारिश्रमिक संबंधी शर्तों पर सुझाव, वित्तीय विवरणों पर अंकेक्षक रिपोर्ट की जांच करना, अंतः निगमीय ऋण व विनियोग, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट की जांच करना। अब देखिए यहाँ पर नोट है कि अधिकांश निर्देशक वित्तीय विवरणों को पढ़ने व समझने की योग्यता रखते हों, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण बात है, देखो यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लें कि कंपनी अधिनियम 2013 की कुल धाराएं कितनी है, उसमें 470 धाराएं, पर हमें 470 धाराएं पूरी नहीं पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अनुसूचियां जो शेड्यूल्स हैं कितनी है, 7 है, 29 चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा 29 अगस्त 2013 को सहमति प्रदान की गई थी। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये डेट क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ये थोड़ा सा मार्क कर लें। कौन सी डेट है, 29 अगस्त 2013 को राष्ट्रपति के द्वारा जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है इसको सहमति प्रदान की गई थी, जिसके अंदर 470 धाराएं हैं, 7 शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियां हैं, ठीक है, और 29 अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब 2013 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को लेखा पुस्तकें तैयार करना व एवं अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है, इसीलिए इसे वैधानिक अंकेक्षण कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर कंपनी अंकेक्षक के दायित्व, लाइबिलिटीज ऑफ एन कंपनी ऑडिटर। अब कंपनी ऑडिटर की क्या क्या लाइबिलिटीज हैं आज ये देखते हैं। देखिए कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति 2 प्रकार से की जाती है। पहला, समझौते के अंतर्गत, अगर किसी के साथ में आपने कोई एग्रीमेंट किया है, समझौता किया है, ठीक है, उसके तहत यदि अंकेक्षक की नियुक्ति समझौते के द्वारा की गई है तो उसका दायित्व भी समझौते की शर्तों के अनुसार ही रहेगा, ठीक है। दूसरा, विधान के अंतर्गत, अगर कोई कानून बना के ऑडिटर अपॉइंट किया गया तो कानूनी रूप से जो भी उसके शर्तें की गई हैं उसी अकॉर्डिंग उसको कार्य करना पड़ेगा। यदि अंकेक्षक की नियुक्ति विधान के अंतर्गत की है तो उसका दायित्व भी विधान द्वारा शासित होगा। स्वभाव के दृष्टिकोण से दायित्व को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है अगर विधान के द्वारा शासित किया गया है किसी अंकेक्षण को, ठीक है, तो उसमें 2 तरह के उसके दायित्व हो जाते हैं, लाइबिलिटीज हो जाती है। पहला दीवानी दायित्व और दूसरा होता है क्रिमिनल लाइबिलिटीज। अब दीवानी को क्या बोलते हैं, सिविल लाइबिलिटीज। सिविल लाइबिलिटीज कौन सी होती है, जैसे नॉर्मल अपराध होते हैं जिसमें, ठीक है, और क्रिमिनल लाइबिलिटीज कौन सी होती है, जिस क्रिमिनल तरीके के, जैसे खून मर्डर, इस तरीके का जिसमें जुर्माना लगाया जाता है, क्षतिपूर्ति, ठीक है, इसमें दंड दिया जाता है, पर कैसा, कारावास का दंड दिया जाता है। सिविल लाइबिलिटी में क्या होगा, सिर्फ पेनल्टी दी जाएगी, उसको जेल नहीं भेजेंगे, ठीक है, ये वाली बात है। इसके अंतर्गत अंकेक्षक को न्यायालय द्वारा दंड दिया जाता है जिसमें जुर्माना, क्षतिपूर्ति आदि उसको पे करनी पड़ती है। और क्रिमिनल लाइबिलिटीज में क्या होता है, इसके अंतर्गत जुर्माना, क्षतिपूर्ति अथवा सजा, ठीक है, सजा में क्या होता है, उसको जेल भेज दिया जाता है, ठीक है। दोनों प्रकार के दंड दिए जाते हैं क्रिमिनल टाइप ऑफ लाइबिलिटी में, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और ये नेक्स्ट चलते हैं, देखो दीवानी दायित्व, ठीक है, सिविल लाइबिलिटीज, नियोक्ता के प्रति दायित्व, लापरवाही के लिए दायित्व, है ना। अब जैसे हमारे सिविल लाइबिलिटी में क्या होगा, लापरवाही, उसने अपने कार्य को अपनी पूर्ण निष्ठा से नहीं किया, उसने लापरवाही बरती है, तब उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। लापरवाही का अर्थ कर्तव्य संपादन में उचित सावधानी व चतुराई का प्रयोग नहीं करना होता है। लापरवाही के संबंध में दायित्व स्थापित करने के लिए निम्न आवश्यक तत्व होने चाहिए। पहला, अंकेक्षक का वादी, है ना, नियोक्ता के प्रति कर्तव्य था।
उचित सावधानी व चतुराई का अभाव था। तीसरा, इसका कारण वादी को हानि होना। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, लापरवाही में क्या होगा, जैसे ऑडिटर को जिसने अपॉइंट किया है, ठीक है, उसके लिए उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटी निभाने के लिए उसने कोई एग्रीमेंट करा हो। ऐसा नहीं है कि ये ऑडिटर है, इस कंपनी में इसको मैंने बोला था ऑडिट करने जा, पर ये गया नहीं तो इसलिए उसको लॉस गया, ऐसा नहीं होता। पहले क्या होगा, उसको ऑडिटर और जो कंपनी है उन दोनों के बीच में कोई एक एग्रीमेंट होना चाहिए, वो उसके लिए लायबल होना चाहिए कि मैं कोई कार्य करूंगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कहता है, अंकेशक का वादी या नियोक्ता के प्रति क्या होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, उसकी ड्यूटी होनी चाहिए। दूसरा, उचित सावधानी व चतुराई का अभाव। ठीक है, अब जब ऑडिटर अपॉइंट कर दिया, अब क्या है, अब वो काम पे नहीं आ रहा, तो उचित सावधानी और चतुराई का उसने प्रयोग नहीं करा, इसकी वजह से जो जिसने उसे अपॉइंट किया था ऑडिटर को, उसको लाभ हो गया, हानि हो रही है। ठीक है, उसको परेशानी झेलनी पड़ रही है, तब वो उस पर केस कर सकता है। तीसरा, इसके कारण, है ना, जो भी इसने उचित सावधानी नहीं बरती, इसके कारण उसे हानि या लॉसेस हुए हैं, लॉसेस उठाने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए फिर वो अंकेशक पे क्या कर सकता है, केस कर सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा कर्तव्य भंग के लिए दायित्व। कर्तव्य भंग, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, लापरवाही, और यहाँ कह रहा है कर्तव्य भंग। लापरवाही क्या है, जैसे मान लीजिए वो ऑडिट करने तो जाता है, पर जाके क्या करता है, ऑडिटिंग करने की जगह वीडियो गेम खेलने लग जाता है। ठीक है, वीडियो गेम खेलते खेलते वो जो भी फाइल्स आते हैं उन पे ऐसे 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 साइन करके आगे भेजता जाता है कि हाँ सही है सही है। ठीक है, तो ये लापरवाही दिखा रहा है। दूसरा, कर्तव्य भंग। ठीक है, अब वो ड्यूटी भंग का मतलब ये है कि वो खुद ना आकर अपनी जगह किसी और को भेज दे रहा है, ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहा अपनी प्रॉपरली। ठीक है, तो इसके लिए कर्तव्य भंग हो जाएगा, इसके द्वारा कार्य नहीं करना होता है। ठीक है, कार्य नहीं कर रहा, अंकेशक कर्तव्य भंग का दोषी ठहराया जा सकता है तथा निम्न बातें प्रभावित हों, वादी के प्रति कर्तव्य हो, वही उसके कर्तव्य पालन नहीं किया है और इसके कारण वादी को हानि उठानी पड़ रही है, तो वो केस कर सकता है। अब वो केस किस किस प्रकार से करेगा, वादी आगे चल के देखते हैं कौन सी केस में उसको क्या सजा मिलेगी। उससे पहले यहाँ देख लेते हैं, देखो, मुकदमे जिनमें अंकेशक को कर्तव्य भंग हेतु दोषी ठहराया गया, इन मुकदमों में जो ऑडिटर है उस पर कर्तव्य भंग का चार्जेस लगाए गए थे, है ना, उसने अपनी ड्यूटी प्रॉपर निष्ठा से नहीं करी है, ये लापरवाही का दोष नहीं लगाया, कर्तव्य भंग का दोष है। पहला, लंदन एवं जनरल बैंक केस, यूनियन बैंक लिमिटेड इलाहाबाद, देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक बॉम्बे कंपनी केस, द बेस्ट मिनिस्टर रोड कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी, इनमें अंकेशक पर कौन से लगाए गए हैं, कर्तव्य भंग के केस लगाए गए हैं इन 4 केसों में, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब कंपनी विधान के अंतर्गत दायित्व। ठीक है, कंपनी विधान के अंतर्गत क्या क्या दायित्व होते हैं, प्रविवरण में मिथ्यावरण के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 35 के अनुसार तीसरे पक्षकार के प्रति दीवानी दायित्व। ठीक है, लापरवाही के लिए दायी होना, कपट के लिए दायी होना, नैतिक दायित्व का होना। ठीक है, जब भी ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है तो वो अपने जो लापरवाही करेगा उसके लिए वो मतलब इटसेल्फ रेस्पॉन्सिबल होगा, खुद रेस्पॉन्सिबल होगा, है ना। कपट के लिए भी दायित्व होगा, और मान लीजिए वो ऑडिटिंग कर रहा है और उसके सामने ही कपट हो रहा है और उसको नहीं बता रहा, कि अभी मेंशन ही नहीं कर रहा कि ये कपट हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल होगा। और मॉरल लाइबिलिटीज तो उसकी वैसे भी बनती ही है, एक ऑडिटर की, हर किसी की बनती है मॉरल लाइबिलिटीज तो। ठीक है, आप भी कोई काम करेंगे तो आपकी मॉरल लाइबिलिटीज तो बनती ही है ना। ठीक है, अपराध दायित्व। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आपराधिक दायित्व की बात करेंगे ये कंपनी विधान के अंतर्गत। ठीक है, अब आपराधिक दायित्व है, जैसे धारा 26 का उल्लंघन करने पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 26 बतलाती है कि कंपनी के द्वारा जारी किए गए प्रविवरण में ऐसे किसी भी विशेषज्ञ का विवरण शामिल नहीं किया जाएगा जो कंपनी की स्थापना, प्रवर्तन या प्रबंध में शामिल हो अथवा हित रखता हो। यदि उक्त धारा 26 का उल्लंघन किया जाता है तो जानबूझकर, ठीक है, तब क्या माना जाएगा कि ऑडिटर ने जानबूझकर इस तरह का कार्य किया। ठीक है, जानबूझकर करने वाले व्यक्ति को 3 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है अथवा कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना और मैक्सिमम कितना 3 लाख रुपये तक का जुर्माना बढ़ाया जा सकता है और उसे दोनों सजाओं से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, 3 वर्ष तक के लिए उसको क्या दी जा रही है, सजा दी जा रही है, 3 ईयर्स जेल और मिनिमम 50,000 से लेकर 50, मिनिमम यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, 50,000 रुपये मिनिमम से 3 लाख रुपए मैक्सिमम तक का उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और 3 वर्ष तक की जेल लगाई जा सकती है। धारा 26 में उसने क्या है, जानबूझकर मतलब अपने कार्य को नहीं किया है, दोषपूर्ण कोई कार्य किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए यहाँ पर, अब देखिए धारा 147 क्या कह रही है। धारा 147 कह रही है
कि इसके अंतर्गत धारा 147 के अंतर्गत दायित्व कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 147(2) में यदि कंपनी का अंकेशक धारा 139, 143, 144 और 145 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उस पर कम से कम 25,000 और मैक्सिमम 50,000 रुपये तक का 5 लाख रुपये तक का जुर्माने का दंड दिया जा सकता है। 25,000 और 5 लाख याद रख लें, ठीक है। धारा 147 में उसको क्या है, जेल नहीं भेजा जा रहा, परंतु उस पर पेनल्टी लगाई जा रही है, ठीक है। निर्धारित निरीक्षण की सहायता ना करना, ठीक है। जो भी निरीक्षक आया है उसकी सहायता नहीं करने पर क्या दंड लगाया जाएगा। यदि कोई अंकेशक केंद्र सरकार द्वारा किसी कंपनी के मामले का उल्लंघन करने के लिए नियुक्त किए गए निरीक्षक को बिना किसी उचित कारण के कोई पुस्तक या कागज पत्र देने या निरीक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देने से इनकार कर देता है तो न्यायालय अंकेशक पर एक निश्चित तिथि से पूर्व वह सभी पुस्तकें तथा पत्र देने के लिए आदेश दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक निरीक्षक अपॉइंट किया गया है और ऑडिटर उसकी सहायता नहीं कर रहा है, ठीक है, तब क्या होगा, जो न्यायालय है ऑडिटर को यह आदेश दे सकता है कि भाई जो निरीक्षक है इसको सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराए जाएं, ठीक है, जो उसने क्वेश्चन पूछे उनके आंसर दिए जाएं। और यदि फिर भी अंकेशक न्यायालय के इस आदेश की क्या करता है, अवहेलना करता है, नहीं मानता है, तो उस पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है तथा अपराध जारी रहने पर प्रथम दिन को छोड़कर शेष दिनों के लिए 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये कौन लगा रहा है, कोर्ट लगा रहा है। मैक्सिमम कितना, 1 लाख रुपये तक का उस पर जुर्माना लगाया जा रहा है अगर वो निरीक्षक को इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। तो उसमें मैक्सिमम कितना, इसमें मैक्सिमम बताया गया, मिनिमम नहीं बताया गया, ये याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ये क्या है, ये भर गया है तो मुझे यहाँ पे थोड़े से डिलीट करने पड़ेंगे। तो आपके सामने थोड़ा पेजों में से इनको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ये पीछे पढ़ लिए थे सारे के सारे, तो ये आप एक बार खुद से इनको याद कर लेना, मैं इनको मिटा देता हूँ, ठीक है। आपने इनके नोट्स बना लिए होंगे क्योंकि अब मैं जब PPT अपलोड करूँगा तो उसमें ये हाईलाइटेड नहीं आएंगे। देखो जब क्या है, ज़्यादा पेज में हो जाते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर में क्या है कि एरर दिखाने लग जाता है, तो मुझे क्या है ये थोड़े से मिटाने पड़ेंगे, वरना मैं आगे लिख नहीं पाऊँगा और आपको समझा भी नहीं पाऊँगा, ठीक है। इनमें बहुत सारे तो देखो, बहुत सारे जो अंडरलाइन किए गए हैं ना, वो सभी काम के नहीं है। काम की क्या है, जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है ना, उनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगर आप वो चीज़ें याद रख लेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप इस तरीके से पढ़ते हैं। और बहुत सारे बच्चे तो देखो क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं देते हैं, तो उससे भी क्या होता है यार, देखो हम इतनी मेहनत करते हैं, आपको लगता है कि नहीं लगता है ये PPT बनाना कितना, आप चलो एक दिन खुद बना के देखो कि PPT कैसे बनती है, और इससे मैं कोई आपसे चार्ज भी नहीं ले रहा। तो आप खुद सोचिए ना, आपको ऐसा कंटेंट अवेलेबल कराया जा रहा है जिससे आप एग्जाम में और लोगों से बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तो आपका एक फ़र्ज़ तो बनता ही है ना कि आप बस आंसर तो दें। आप वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं बोल रहा, किसी चीज़ के लिए नहीं आपसे बोला जाता, ठीक है। अगर आपसे ये चीज़ बोली जाए कि भैया आप इन लेक्चर्स को शेयर करें, अपने दोस्तों को है ना सब्सक्राइब करवाएं, तब तो बात समझ में आए कि चलो ठीक है यार, आपसे एक्सेसिव बर्डन दिए जाते हैं इसलिए आप आंसर नहीं देते। ऐसा कुछ भी आपसे बोला नहीं जाता, उसके बाद तो आप कम से कम क्वेश्चंस के आंसर तो दे ही सकते हैं ना, जिससे आपका ही भला होगा, मेरा तो भला क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए आप कितना इन चीज़ों को सीरियसली लेते हैं, और अगर सीरियसली लेंगे तो आप अच्छा एग्जाम में स्कोर करेंगे, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने हमसे पढ़कर एक अच्छा स्कोर किया एग्जाम में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। देखो हम ये पढ़ रहे थे कि यहाँ पर जो ये 1 लाख रुपए का मैक्सिमम क्या लगाया जा रहा है, जुर्माना लगाया जा रहा है अगर कोई निरीक्षक, ये निरीक्षक वाला पॉइंट याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिख लीजिए यहाँ पर। देखो जहाँ इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूँ वहाँ से आपके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, आपके लिए ही है ये, ठीक है। अब देखिए पॉइंट 4, खाते में जालसाजी। अगर मान लीजिए कोई खाते में जालसाजी करी गई है धारा 336 के अकॉर्डिंग, तो ऐसी कंपनी का अंकेशक जिसका समापन हो रहा है, ठीक है, किसी व्यक्ति को धोखा देने के उद्देश्य से कंपनी की पुस्तकें, कागज पत्र या प्रतिभूतियों को नष्ट करता है, छिपाता है या उसमें झूठी प्रविष्टि करता है, तो उसे कम से कम उस ऑडिटर को, अगर मान लीजिए उसने क्या करा, कोई कंपनी बंद हो रही है, समापन हो रहा है, और अंकेशक ने क्या करा, धोखाधड़ी देने के लिए किसी व्यक्ति को जो कंपनी की बुक्स हैं, कागज हैं, है ना, प्रतिभूतियाँ, उनको नष्ट कर दिया है और ऐसी झूठी प्रविष्टि जारी करता है, तो कम से कम 3 वर्ष की सजा जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है।
है। जालसाजी वर्ड याद रखना है। जालसाजी के केस में कितना 3 साल से लेकर 5 साल तक का उसको जुर्माना हो गया, तथा कम से कम 1 लाख रुपए जुर्माना जिसे 3 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। ये याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है। जालसाजी वाला यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर मत कहना आपको बताया नहीं था, ठीक है। सह-अपराध कार्य के संबंध में दावा, ठीक है। यदि अंकेशक को ट्रिब्यूनल द्वारा किसी अपराध के लिए दोषी पाया जाता है तो निस्तारक जो लिक्विडेटर होता है द्वारा उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। तो ये तो सिंपल सी बात है कि मुकदमा चलाया ही जाएगा अगर वो कोई इस तरह के उल्टे काम करेगा तो, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 देखिए, रिपोर्ट आदि में मिथ्य कथन, ठीक है। अगर किसी ने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ये क्या पेन से ही नहीं चलेगा। आप पेन से ही तब नहीं चलता जब क्या होता है, जब इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा हम लिख देते हैं इसमें, है ना। तो रिपोर्ट आदि में मिथ्या कथन याद रख लीजिए, तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन अपने हिसाब से लिख लीजिए, है ना। धारा 448, यदि अंकेशक किसी विवरण रिटर्न, है ना, कोई रिटर्न हुआ है, रिपोर्ट, है ना, प्रमाण पत्र, बैलेंस शीट, प्रविवरण या अन्य किसी पत्र में कंपनी विधान की आवश्यकता अनुसार कोई बयान देता है और वह बयान जानबूझकर झूठा दिया जाता है, ठीक है। जानबूझकर क्या है, जो भी किसी ऑडिटर ने, ठीक है, कोई जानबूझकर कोई झूठा बयान दिया है, ठीक है, अथवा इन प्रपत्रों में किसी सारभूत तथ्य या मटेरियल फैक्ट को जानबूझकर छिपा लिया जाता है, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मटेरियल मतलब जिसकी कोई इंपॉर्टेंस है उस समय पर, ठीक है, उस फैक्ट को छुपा लिया है तो उस धारा के 447 के अनुसार कम से कम 6 माह, ठीक है, की सजा को जो 10 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। ये थोड़ा ध्यान रखें, 6 मंथ टू 10 ईयर, ठीक है, ऐसे लिख लें, 6 मंथ टू 10 ईयर, 6 मंथ्स टू 10 ईयर, ये याद रख लें, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और तथा घोटाले में शामिल राशि आर्थिक दंड जिसे 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 10,000 दी तो 10,000 को मैक्सिमम कितना 3 गुना कर सकते हैं, ठीक है, 30,000 तक बढ़ाया जा सकता है मतलब। अब देखिए, प्रविवरण में मिथ्या कथन के संबंध में धारा 34 1 अप्रैल 1956 के पश्चात निर्गमित प्रविवरण में यदि कोई मिथ्या कथन, है ना, अनट्रू स्टेटमेंट है और अंकेशक ने ऐसे प्रविवरण के निर्गमन के लिए अधिकार दिया है तो उस धारा 447 के प्रावधानों के अनुसार सजा दी जाएगी उसको, ठीक है। अब यहाँ पर 8 पॉइंट में देखिए, किसी व्यक्ति के विनियोग करने के लिए उकसाने के संबंध में, ठीक है, किसी व्यक्ति को उकसाने के संबंध में यदि कोई अंकेशक किसी व्यक्ति को किसी कंपनी के अंश अथवा ऋण पत्र खरीदने के लिए या बेचने के लिए अभियोगित करने के लिए कपटपूर्ण ढंग से उकसाता है तो उसे क्या है, सजा दी जा सकती है, ठीक है। धारा 447 के प्रावधानों के अनुसार सजा दी जाएगी। 447 में पढ़ने क्या पड़ा था, ये देखो 447 ये रहा, 447 के अनुसार 6 माह की सजा जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और अर्थदंड को कितना 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। जो आर्थिक दंड दिया गया उसे 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब झूठी गवाही, मान लीजिए किसी ने कोई झूठी गवाही दे दी है जाकर, धारा 449, यदि कोई अंकेशक शपथ पूर्ण जांच के समय जानबूझकर झूठी गवाही देता है, ठीक है, झूठी गवाही दे दी है कि भैया ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन इसने किया था या नहीं किया था, ठीक है, ये झूठी गवाही हो गई तो उसे कम से कम 3 वर्ष की कारावास जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, झूठी गवाही दी है तो 3 ईयर टू 7 ईयर, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। 3 साल से लेकर 7 साल तक के लिए उसको क्या है, कारावास दिया जा सकता है। आर्थिक दंड के रूप में 10 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है कि सजा दी जा सकती है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सह-अपराध दायित्व अंकेशक को अन्य व्यक्तियों के समान सह-अपराध दायित्व हेतु भारतीय दंड संहिता द्वारा दोषी ठहराया जा सकता है, जैसे झूठी गवाही, झूठा प्रमाण पत्र, कंपनी की संपत्ति का गैर कानूनी उपयोग करना, ठीक है, ये सब झूठी गवाही में आ जाएगा। बिना पारिश्रमिक वाले अंकेशक का दायित्व भी पारिश्रमिक पाने वाले अंकेशक के समान होगा। संयुक्त अंकेशक का दायित्व अर्थ एक अंकेशक कार्य के लिए कई अंकेशकों की नियुक्ति, दायित्व कार्य विभाजन होने पर अपने कार्य हेतु संयुक्त कार्य पर विभाजन संयुक्त रूप से दायित्व होगा, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए कोई अंकेशक है उसको ज्वाइंटली अपॉइंट किया गया है तो ज्वाइंट कार्य के लिए ही वो लायबल रहेगा, ठीक है, संयुक्त कार्य के लिए वो लायबल नहीं रहेगा। जैसे इंडिविजुअली उसने कोई कार्य किया तो उसके लिए तो वो इंडिविजुअल लायबल है और ज्वाइंट कार्य उसने किसी अंकेशक के साथ मिलकर किया तो वो ज्वाइंटली रेस्पॉन्सिबल रहेगा उस कार्य के लिए, ये वाली बात है, ठीक है। और ये आगे चलते हैं। अब देखिए आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया है और जाते जाते क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 7 करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है।
होमवर्क का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सार्वजनिक कंपनी का अंकेशक नियुक्त किया जाता है। जूनियर अकाउंटेंट डीआरए एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। सरकारी कंपनी द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, अंशधारियों के द्वारा या ऋण पत्र धारकों के द्वारा जो सार्वजनिक जो पब्लिक कंपनी होती है उसके अंकेशक की नियुक्ति इनमें से कौन करेगा? सरकारी कंपनी के द्वारा होगा या केंद्र सरकार के द्वारा होगा, अंशधारियों के द्वारा होगा या ऋण पत्र धारकों के द्वारा किया जाता है, मतलब शेयर होल्डर्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो बताइए किसके द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन। ठीक है, लागत अंकेशन से संबंधित धाराएं। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटेंट, तो कॉस्ट अकाउंट से संबंधित कौन सी धारा है? जूनियर अकाउंटेंट टीआर एग्जाम 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। धारा 139, धारा 233A, धारा 148 या धारा 145। देखिए जब ये कॉस्ट अकाउंटेंट में पढ़ा रहा था तब ये धारा भी बहुत अच्छे से आपको करवाई गई थी, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए और वो पीछे वाला क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इनके क्वेश्चन आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हालांकि आप इनमें से कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी मैं रोज़ रोज़ बोलता हूँ। ठीक है, पर बोलना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या आप कभी तो आपको समझ आएगी कि मैं क्यों बोलता हूँ। ठीक है, अगर आप देखो आपको कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखे पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है। ये नहीं बोल रहा ऑडिटिंग के अलावा आपका इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम उसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में प्रॉपर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन के साथ देंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, आप सब लोग खुश रहिए। और कल मॉर्निंग में आपके लिए लेक्चर आएगा चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर 7 करेंगे कल। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, आप सब लोग खुश रहिए।